हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम बात करेंगे हमारी एनसीईआरटी के फोर्थ चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो पास्ट में हमने देखा था कि किताबों में हमें कौन कौन से सोर्सेज मिल रहे थे, स्क्रिप्ट्स वगैरह मिल रही थी, तो रिटर्न सोर्सेज भी हमें मिल रहे थे, और साथ ही साथ हमें बरियल्स भी मिल रहे थे। वो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकावेट किए थे, वो भी उनको मिले थे, जहाँ से हमें पता चला कि उनके बरियल रिचुअल्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास्ट के बारे में। हमने जैसे एक चैप्टर में हमने पढ़ा था मेहरगढ़ के बारे में, जहाँ पर एक आदमी बकरी के साथ, गोट के साथ बरी किया गया था। वो गोट उसे फूड के सोर्स में उसके साथ उसे दफनाया गया था, ताकि लाइफ आफ्टर डेथ जो है वो बिलीफ के साथ उसे दफनाया गया था। तो ये बरियल्स जो थे हमें तब से यहाँ पता चले हैं कि वहाँ पर लोग जो बरियल्स थे वो कहाँ से हमें मिले हैं। वो बरियल्स के बारे में हमें मेहरगढ़ से भी पता चला, और ऐसी बहुत सारी हड़प्पन साइट्स थी जहाँ पर हमें इनके बारे में पता चलता है। तो पास्ट में क्या था, हमें क्या मिला, तो यहाँ पर हमें मिला मटेरियल्स जो थे वो हमें मिले, मटेरियल रिमेन्स ये हमें मिले। ये जो थे एक्सकावेट किए गए थे, ये निकाले गए थे, इनकी एक्सकावेशन हुई थी। किन के थ्रू हुई थी? आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू हुई थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें निकाला था। और ये जो थे हमें क्या बता रहे थे? ये बरियल्स के बारे में हमें बता रहे थे। बरियल्स के बारे में हमें इन्होंने बताया। और क्या था हमारे पास? रिटर्न सोर्सेज भी हमें मिल रहे थे, स्क्रिप्ट्स वगैरह जो थी वो लिख रहे थे लोग। और ये थी रिटर्न सोर्सेज। ये रिटर्न सोर्सेज भी हमें मिले हैं, बहुत सारी जगहों पर हमें रिटर्न सोर्सेज मिले। जो रिटर्न सोर्सेज थे, बहुत सारी हड़प्पन साइट्स में इस तरह के रिसोर्सेज थे जो अभी तक डेसिफर नहीं किए गए हैं, लेकिन वो जो सील्स के ऊपर लिखा हुआ होता था उसे अभी तक हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं। लेकिन बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी जिन्हें हमने देखा, और हमारे हिस्टोरियंस ने कहा कि ये सब चीज़ें हमारे रिटर्न सोर्सेज में थी। जैसे एग्जाम्पल में है हमारे पास ऋग्वेदा। रिटर्न सोर्सेज में यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल आती है ऋग्वेदा की। ये हिस्टोरियंस ने बोला ये हमारे रिटर्न सोर्सेज में से बहुत ही पुराना, बहुत ही ओल्डेस्ट वेदास में से एक था। ये ओल्डेस्ट बुक्स थी। तो ये सब क्या बता रही थी हमें? ये सब बता रही थी हमें बुक्स के बारे में। तो ये था बुक्स के बारे में। तो इन सब चीज़ों से ही हम आज पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों से ही हमारे जो है हमें पता चलेगा भी बरियल्स किस तरह के हुआ करते थे, और जो बुक्स थी वो कैसी हुआ करती थी, उनमें क्या क्या लिखा गया है, कैसे कैसे उसमें कोई चीज़ों का हमें वर्णन मिल रहा है। तो ये जो था हमें बरियल्स के बारे में बताएंगे। बरियल्स, इसके फीचर्स किस तरह के थे, इसके फीचर्स किस तरह के थे, और हम इसमें एक स्पेशल जो है इनाम गांव के बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे, जहाँ पर इनाम गांव में बरियल्स कैसे हुआ करते थे। तो यहाँ पर एक स्पेशल जगह है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो इनाम गांव है वहाँ पर बरियल्स किस तरह के थे। और यहाँ पर हम बुक्स में पढ़ेंगे हमारा ऋग्वेदा। बुक्स में हम पढ़ेंगे ऋग्वेदा के बारे में। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे ऋग्वेदास के बारे में। तो चलते हैं हमारे, सबसे पहले तो हम बात करेंगे वेदास। जो वेदास थे कैसे थे? वेदास जो थे ये हमारे सबसे पुराने जो ओल्डेस्ट बुक्स थी, ये वहाँ पर मिलते हैं हमें। जो वेदास थे ये ओल्डेस्ट बुक्स जो थी वहाँ पर हैं। ये बहुत ही पुरातन है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बुक में थी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स। ये पुरातन किताबों में सबसे ज़्यादा प्राचीन है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास, देखो वेद तो हमारे पास 4 थे। हमारे पास टोटल वेद कितने हैं? 4।
तो सबसे पहले आता है हमारे पास ऋग्वेद, सबसे पहले आता है हमारे पास ऋग्वेद, और दूसरा है हमारे पास सामवेद, दूसरा है हमारे पास सामवेद, तीसरा है हमारे पास यजुर्वेद, यजुर्वेद, और लास्ट में है हमारे पास अथर्ववेद। ये है हमारे पास अथर्ववेद। तो ये थे हमारे 4 वेदास, ये हमारे 4 जो वेदास थे ये इनके बारे में है। और सबसे पहले मैं बता दूं, जो ऋग्वेदा था ये हमारे ओल्डेस्ट वेदास में से है, ऋग्वेदा ओल्डेस्ट वेदास में से है। और ये इसमें क्या है, इसमें हाइमन्स हैं, इसमें कंटेन्स हाइमन्स, इसमें हाइमन्स हैं, प्रेयर्स हैं, और इसमें जो है ये किस किस भाषा में ये लिखा हुआ है, जो ऋग्वेदा है ये वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। और इसमें 200 साल पुराना जो प्रिंट है, ये 200 साल, लगभग 200 साल पहले इसे प्रिंट किया गया था, लगभग 200 साल पहले इसे प्रिंटेड फॉर्म में किया गया था, प्रिंटेड लेस देन 200 years ago। तो ये थे हमारे 4 वेदास, और जिसमें हमने सबसे पहले जो है बात की है वो ऋग्वेदा की है। तो ऋग्वेदा को ही आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सामवेद जो है इसके बारे में भी इसमें बताया गया है, यजुर्वेद के बारे में बताया गया है, और अथर्ववेद के बारे में बताया गया है। लेकिन बेसिकली हम बात करेंगे हमारे ऋग्वेदास के बारे में। तो ऋग्वेदा क्या था, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेदा के बारे में। ऋग्वेदा, ऋग्वेदा, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो ये ऋग्वेदा है ये 3500 साल पहले इसकी रचना की गई थी। 3500 साल मतलब 3500 years ago इसके कंपोजिशन, इसे कंपोज किया गया था। इसकी कंपोजिशन जो है वो 3500 years ago की गई थी, मतलब 3500 साल पहले इसके रचना जो है वो की गई थी। कंपोज्ड 3500 years ago, 3500 साल पहले इसकी रचना की गई थी। और इसमें क्या है, इसमें मैंने पहले भी बताया भी, इसमें हमने हाइमन्स के बारे में लिखा गया है। इट कंटेन्स मोर देन 1000 हाइमन्स, इसमें 1000 से भी ज़्यादा हाइमन्स लिखे गए हैं। कंटेन मोर देन 1000 हाइमन्स, 1000 हाइमन्स से भी ज़्यादा इसमें हाइमन्स लिखे गए हैं। हाइमन्स होते क्या हैं, हाइमन्स होते क्या हैं, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। कई बार क्या है इसके ना, जो ये नेम है हाइमन्स को क्या कहते हैं, कई बार ये बेसिक सा क्वेश्चन भी आ जाता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक बेसिक है जो हमारे जानना बहुत ज़रूरी है। हाइमन्स को सुक्ता कहा जाता है, हाइमन्स को सुक्ता कहा जाता है। सुक्ता का मतलब होता है वेल सेड, इसका मतलब होता है वेल सेड, इसका मतलब होता है वेल सेड। ये हाइमन्स अभी लिखे तो गए, अभी ये जो हाइमन्स है ये लिखे गए, पर लिखे किसके लिए गए थे, हाइमन्स जो थे वो किसके लिए लिखे गए थे, हाइमन्स लिखे गए थे देवी और देवताओं के लिए, गॉड एंड गॉडेसेस के लिए, गॉड एंड गॉडेसेस के लिए ये लिखे गए थे। और इसमें हम कौन कौन से जो गॉड हैं उन्हें, कौन कौन से देवी देवताओं को हम लोग पूज रहे थे, उनको कौन कौन से ऐसे गॉड थे जिन्हें हम वर्शिप कर रहे थे। तो सबसे पहले तो इसमें आते हैं अग्नि, इसमें आते हैं हमारी अग्नि, जिसे कहा जाता है अग्नि देवता या गॉड ऑफ फायर। अग्नि गॉड ऑफ फायर, गॉड ऑफ फायर। दूसरे थे हमारे इंद्र, दूसरे थे हमारे इंद्र,
या इंद्र देवता जिसे कहा जाता है इंद्र, इन्हें वॉरियर गॉड भी कहा जाता था। इंद्र को वॉरियर गॉड कहा जाता है। और तीसरा है हमारे पास सोम। तीसरा है हमारे पास सोम। सोम एक तरह का एक पौधा होता है, एक प्लांट होता है, जिससे एक स्पेशल ड्रिंक जो है वो तैयार की जाती है। सोम रस जिसे हम कहते हैं वो जो है वो इससे तैयार किया जाता है। सोम एक पौधे का नाम है जिससे एक स्पेशल ड्रिंक जो है वो तैयार होती है। तो पहले थे हमारे अग्नि, जो कहा जाता था भी ये है अग्नि देवता, ठीक है, गॉड ऑफ फायर। दूसरे थे इंद्र देवता। इंद्र देवता हम हिंदी में बोलते हैं, वैसे इंद्र जैसे वॉर ऑफ गॉड कहा गया है। और तीसरे हैं हमारे सोम। ये जो है ये एक प्लांट का नाम है जिससे एक स्पेशल ड्रिंक जो है वो प्रिपेयर की जाती थी। तो ये गॉड्स और गॉडेसेस के लिए हाइमन्स गाए जाते थे। और ये हाइमन्स को कंपोज कौन करता था? अभी ये जो हाइमन्स थे, हाइमन्स को कंपोज कौन करता था? हाइमन्स कंपोज कौन करता था? सेजेस। कंपोज कौन करता था? सेजेस। सेजेस को ऋषि कहा जाता है। ऋषि, जो ऋषि होते थे वो ये हाइमन्स को कंपोज करते थे, वो इन हाइमन्स को कंपोज करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो प्रीस्ट वगैरह होते थे, पंडित वगैरह थे मंदिरों में पंडित वगैरह जो थे, प्रीस्ट होते हैं पंडित। ये जो पंडित थे ये बच्चों को सिखाते थे, टॉट स्टूडेंट्स। इन्होंने बच्चों को ये हाइमन्स सिखाए हैं, उन्हें याद करवाए हैं, रिसाइट करवाए हैं। तो ये प्रीस्ट क्या करते थे, ये इन बच्चों को सिखाते थे कि हाउ टू रिसाइट एंड लर्न हाइमन्स। ये हाइमन्स उन्हें कैसे रिसाइट करने हैं, कैसे उन्हें याद करने हैं, तो ये सब प्रीस्ट जो है वो स्टूडेंट्स को सिखाते थे। जैसे आज के समय में एक नर्सरी के बच्चे को पोइम्स वगैरह सिखाई जाती हैं, उसे याद करवाई जाती हैं, ठीक उसी तरीके से ये जो प्रीस्ट थे, ये पंडित थे, ये बच्चों को सिखा रहे थे कि ये हाइमन्स को कैसे तुम याद कर सकते हो। तो ये जो हाइमन्स वगैरह होते थे, जो ये हाइमन्स थे, ये ज़्यादातर कौन गाते थे? ये ज़्यादातर जो था मेजॉरिटी मैन जो थे वो गाया करते थे। मेजॉरिटी मैन जो थे वो हाइमन्स को गाते थे। और हाइमन्स को कुछ फीमेल्स भी गाती थी। ऐसा ही नहीं है कि ओनली जो मेंस थे, जो पुरुष लोग थे वही गाते थे। यहाँ पर जो स्त्री थी या औरतें थी वो भी यहाँ पर गाया करती थी, लेकिन बहुत कम संख्या थी इनकी। मेजॉरिटी में मेंस थे और फ्यू जो थी, कुछ थी जो माइनॉरिटी में, वो विमेन्स हुआ करती थी। विमेन जो थी वो भी ये हाइमन्स को गाया करती थी। फ्यू विमेन, मतलब दोनों ही गाते थे, सबसे ज़्यादा मेन गाया करते थे। तो हाइमन्स जो थे हमें यहाँ पर एक डायलॉग फॉर्म में भी मिल रहे हैं। हाइमन्स जो हैं वो हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो फिर ये एक डायलॉग फॉर्म में भी दिए गए हैं, जिसमें संवाद चल रहा था विश्वामित्र और 2 रिवर्स जो थी उनके बीच में। ये जो हाइमन्स डायलॉग फॉर्म में दिए गए हैं ये एक संवाद था किनके बीच में? जो विश्वामित्र थे उनके बीच में। विश्वामित्र जो थे उनके बीच में, और जो 2 नदियां थी उनके बीच में ये जो था संवाद चल रहा था। तो ये विश्वामित्र जो थे ये क्या थे? ये एक ऋषि थे, सेज थे। ये ऋषि थे जिनके बीच में ये संवाद चल रहा था। और कौन सी रिवर थी यहाँ पर? 2 रिवर्स थी। इनके नाम क्या थे? हमारे पास 2 रिवर्स थी जिनका नाम था ब्यास एंड सतलुज। ये जो थी ये 2 रिवर्स और ये विश्वामित्र के बीच में संवाद हो रहा था। विश्वामित्र कहाँ रहते थे? विश्वामित्र रहते थे, ये जो रिवर्स थी इनके पास में एक इलाका था, वहां पर ये रहते थे। lived in areas
where these river flows, जहाँ पर ये दोनों नदियाँ बह रही थी उसके पास में एक जगह थी जहाँ पर विश्वामित्र जो थे वो रह रहे थे। विश्वामित्र ऋषि थे। तो यहाँ पर इनके संवाद में विश्वामित्र ने इन दोनों नदियों को क्या कहा था, इन दोनों नदियों का कंपैरिजन जो था वो हॉर्सेस और कैटल से किया था, हॉर्सेस और काउस से किया था। ये दोनों से इनका कंपैरिजन किया गया था। ये जो विश्वामित्र थे इन्होंने डायलॉग फॉर्म में इन्होंने संवाद किया जिसमें इन दोनों रिवर्स को, इन दोनों नदियों को हॉर्सेस और काउस से कंपैरिजन किया था। और ये दोनों क्या थे, हॉर्सेस एंड काउस, ये दोनों क्या थे, ये वैल्यूड एनिमल्स थे। ये वैल्यूड एनिमल्स थे। इनके जो थे इनकी बहुत ज़्यादा ही मान्यता थी, एक इस तरह से हम कह सकते हैं। ये वैल्यूड एनिमल्स थे। तो इनके साथ इनका क्या किया गया था, कंपैरिजन किया गया था। तो अब हम बात करेंगे कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स के बारे में। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। चैरियट्स का मतलब होता है रथ। जो रथ वगैरह थे वो राजाओं के लिए ये यूज होते थे जो जब वो बैटल वगैरह में जाया करते थे। इनके बारे में भी ऋग्वेदा में बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है। ऋग्वेदा में कैटल्स के बारे में, हॉर्सेस के बारे में, चैरियट्स के बारे में जिक्र किया गया है। ऋग्वेदा में इनके बारे में भी कहा गया है। ऋग्वेदा में प्रेयर्स के जो थे वहाँ पर भी प्रेयर्स में हमें कैटल के बारे में कहा गया है, हॉर्सेस के बारे में कहा गया है। और एक स्पेशल जो है यहाँ पर चिल्ड्रन के बारे में भी पाया जाता है। यहाँ पर जो प्रेयर्स थी, जो हाइमन्स थे, वो एक तो हमारे कैटल के लिए थे, एक तो हमारे कैटल जो थी उसके लिए थे, और दूसरा किसके लिए थे, दूसरा हॉर्सेस के लिए तो थे वो। ये दोनों चीज़ें तो थी, ये हमारी वैल्यूड एनिमल्स थे। तो इनके बारे में भी इसमें कहा गया था। इन प्रेयर्स में इनका नाम तो आ ही रहा था। और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रेयर्स वगैरह थी वो चिल्ड्रन के लिए भी थी, वो चिल्ड्रन के लिए भी थी। यहाँ पर स्पेशली चिल्ड्रन के नाम पर स्पेशली हम यूज़ कर सकते हैं कि बेटों के लिए की जाती थी। स्पेशली यहाँ पर ये बेटों के लिए की जाती थी। ये स्पेशली बेटों के लिए की जाती थी। कैटल्स के लिए करते थे, बेटों के लिए करते थे, और हॉर्सेस के लिए करते थे। जो हॉर्सेस थे वो किस काम के लिए आ रहे थे, यहाँ पर इनका काम था, चैरियट्स में इनका यूज़ किया जाता था। जो चैरियट्स वगैरह थे इनको ये जो थे ये चैरियट्स को खींचते थे, उनके ऊपर ये जो था ये हॉर्सेस को लगाया जाता था। और ये चैरियट्स कहाँ पर यूज़ होते थे, ये यूज़ होते थे यूज्ड इन बैटल्स। ये बैटल्स में ये जाया करते थे, तो वहाँ पर इनका यूज़ हो रहा था। तो ये थे हमारे बैटल्स के लिए चैरियट्स का यूज़ हो रहा था। तो बैटल्स हो क्यों रही थी, तो सबसे ज़रूरी है हमारे पास ये बैटल्स जो थी ये हो क्यों रही थी। बैटल जो थी ये क्यों लड़ी जा रही थी, वाई बैटल्स वर फॉट, ये क्यों लड़ी जा रही थी, बैटल्स क्यों हो रही थी। इसका सबसे पहला कारण है हमारे पास कैप्चर करने के लिए कैटल्स को। जो कैटल्स थे उनको कैप्चर करने के लिए, टू कैप्चर कैटल, कैटल को कैप्चर करने के लिए जो थी वो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। या दूसरा रीज़न था हमारे पास टू कैप्चर लैंड, टू कैप्चर लैंड। अब लैंड को कैप्चर करने के लिए भी बैटल्स जो थी वो लड़ी जा रही थी। लैंड को कैप्चर करने के दो कारण थे, आगे हमारे पास लैंड को कैप्चर करने के भी दो कारण थे। तो सबसे पहला कारण क्या था हमारे पास, पैस्चर्स के लिए, जो चरवाहे थे उनको जो था ये अपने एनिमल्स को, अपने जो ये रखते थे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो ये यूज़ कर रहे थे, डोमेस्टिकेट कर रहे थे, उनको पैस्चराइजेशन के लिए, उनको चरवाने के लिए इन्हें लैंड को कैप्चर करना पड़ रहा था। दूसरा था टू ग्रो हार्डी क्रॉप्स।
हार्डी क्रॉप्स, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए भी, जैसे बार्ले वगैरह जो था उसे ग्रो करने के लिए भी ये लोग क्या कर रहे थे, लैंड को कैप्चर कर रहे थे। एक तो ये हमारी फार्मिंग की वजह से कर रहे थे, दूसरा कर रहे थे हर्डिंग की वजह से, क्योंकि हमने पढ़ा ये जो लोग थे ये हर्डिंग और रियरिंग और फार्मिंग कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों के लिए भी इन्हें लैंड को कैप्चर करना पड़ा। लैंड को कैप्चर करना है तो इन्हें लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ेंगी। तो यहाँ से इनकी बैटल्स वगैरह जो थी, इसका दूसरा कारण ये रहा हमारे पास। और इसका तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण था पानी के लिए भी ये लोग लड़ाई कर रहे थे। टू फाइट फॉर वाटर। वाटर के लिए भी इन लोगों ने बैटल्स करनी स्टार्ट कर दी थी। तो ये था हमारे पास थर्ड रीज़न। और लास्ट रीज़न है हमारे पास इसका, जो लास्ट कारण है, ताकि लोगों को कैप्चर करने के लिए भी, पीपल्स को कैप्चर करने के लिए, लोगों को कैप्चर करने के लिए भी ये लोग बैटल्स लड़ रहे थे, टू कैप्चर पीपल, जिससे कि ये उन्हें अपना स्लेव वगैरह जो है वो बना करके रखेंगे। तो इन्हीं वजहों से ये क्या कर रहे थे, बैटल्स को लड़ रहे थे। और इसमें और क्या कारण हो सकता था? बैटल लड़ने का एक और सबसे मेजर जो कारण था वो थी वेल्थ। बैटल जो लड़ रहे थे ये लोग किसके लिए लड़ रहे थे? ये वेल्थ के लिए लड़ रहे थे। जो वेल्थ के लिए लड़ रहे थे, जहाँ पर इन्होंने वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया। इन्होंने वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया किस किस के बीच में? इन्होंने ये जो वेल्थ थी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। सबसे पहले तो जो लीडर्स थे, जो लड़ाई लड़ ही रहे थे, जो बैटल्स में लड़ रहे थे, उन्होंने ये कुछ जो वेल्थ थी अपने पास रखनी स्टार्ट की। लीडर्स ने आगे ये किस में बांटी? आगे ये दी इन्होंने प्रीस्ट को, पंडितों को, ब्राह्मण्स को, टू प्रीस्ट। जो प्रीस्ट थे इनको ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और किस में करते थे? अमंग पीपल। और जो लोग थे वहाँ पर रहने के लिए, जो कोई और लोग थे, उनमें भी इन्हें बांटा जाता था, अमंग पीपल। ये लोग प्रीस्ट को क्यों देते थे? क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग यज्ञ वगैरह कर रहे थे, यज्ञ वगैरह कर रहे थे, जिसे कहते हैं यज्ञ वगैरह कहते हैं यज्ञ करने को। ये यज्ञ कर रहे थे, जैसे सैक्रिफाइसेस कहते हैं, सैक्रिफाइस और यज्ञ, ये सब कर रहे थे। तो उसकी वजह से इन्हें वेल्थ वगैरह जो थी वो पंडित को देनी होती थी। तो ये यज्ञ वगैरह हो रहा था, तो इसमें जो यज्ञ हो रहा था इसमें फायर को ये था, ये सैक्रिफाइस जो था ये फायर के लिए करते थे। फायर में जो था वो सब चीज़ों का सैक्रिफाइस किया जाता था। जो ये चीज़ें यूज़ कर रहे थे सैक्रिफाइस के लिए, वो कौन कौन सी थी? एक तो ये घी का इसमें यूज़ कर रहे थे। बलिदान जो था वो किसका दिया जा रहा था? एक तो ये घी जो होता था वो यज्ञ में यूज़ होता था। और क्या होते थे? यहाँ पर ग्रेन भी देखे गए हैं, ग्रेन्स जो थे वो भी दिए जाते थे। और यहाँ पर एनिमल्स जो थे उनकी भी बलि दी जाती थी। ये सब तो ठीक था, और साथ में एनिमल्स की भी ये लोग, कई जगहों पर हमें एनिमल्स की भी बलि जो है वो दी जाती थी। वो देखने को यहाँ पर हमें मिली है, कई जगहों पर ये चीज़ भी हमें देखने को मिली है कि ये लोग एनिमल्स की भी बलिदान दिया करते थे। तो इन सब के लिए ये प्रीस्ट को क्या करते थे? ये वेल्थ देते थे। तो ये जो लीडर्स थे, इनके पास जो ये लीडर्स थे, ना तो इनके पास, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ना तो इनके पास कोई खुद की स्टैंडिंग आर्मी थी, नो स्टैंडिंग आर्मी। इनके पास खुद की कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंस हुआ करते थे वो पार्टिसिपेट करते थे। मोस्टली जो मेंस थे वो ही फाइट कर रहे थे। जो मेंस थे यही जो है फाइट कर रहे थे। और यहाँ पर इन्हें एक समूह में एकत्रित किया जाता था, जहाँ पर ये वॉर एंड पीस के बारे में डिस्कस करते थे। वो जो थी वो
जहाँ पर इन्हें एकत्रित किया जाता था वो एक असेंबली के तौर में इसे माना जाता था। असेंबली के तौर पर इसे माना जाता था, जहाँ पर ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग वॉर एंड पीस के बारे में डिस्कशंस किया करते थे। तो ये जो लीडर्स थे ये एक स्किल्ड होते थे, ब्रेव होते थे, वॉरियर टाइप होते थे। स्किल्ड लीडर्स जो थे किस तरह के होते थे, ये स्किल्ड लीडर्स होते थे, इन्हें बहुत ही जो लीडर्स जो थे ये बहुत ही ज़्यादा चूज़ी होते थे, क्योंकि ये लीडर्स को चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि ये जो है लीडर जो चाहिए हमें वो स्किल्ड होना चाहिए, और साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए, वो ब्रेव होना चाहिए और वॉरियर टाइप होना चाहिए। तो ये जो लीडर्स हुआ करते थे ये वॉरियर टाइप होते थे, ब्रेव होते थे और ये स्किल्ड लीडर्स होते थे। जो ये लीडर्स चूज करते थे तो वो स्किल्ड होते थे, ब्रेव होते थे और वॉरियर टाइप होते थे। तो ये थी बैटल जो वेल्थ के लिए भी यहाँ पर इन्होंने दी थी। तो ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदास हमने इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया। जो लोग थे यहाँ पर हमने ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो ग्रुप्स में हमने इन्हें डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग हमने इन्हें दो भागों में विभाजित कर दिया। सबसे पहले तो आते थे प्रीस्ट या ब्राह्मण्स, सबसे पहले आते थे प्रीस्ट और ब्राह्मण्स। इन्हें ब्राह्मण्स भी कहते हैं या इन्हें प्रीस्ट कहा जाता है। ये प्रीस्ट और ब्राह्मण्स वो लोग थे जो क्या करते थे, जो रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, परफॉर्म्ड रिचुअल्स। जो ये रिचुअल्स होते थे उन्हें ये परफॉर्म करते थे। और दूसरे कौन से थे, दूसरे थे हमारे पास राजास। दूसरे कौन से थे हमारे पास, राजास। ये राजास क्या थे, ये राजास जो होते थे ना तो इनके पास कोई खुद जो इनकी राजधानी होती है या पैलेसेस होते हैं या इनके पास आर्मीज वगैरह, इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो राजास थे ना तो इनके पास कोई अपनी आर्मी थी, ना इनके पास बहुत बड़े बड़े महल थे, ना इनके पास इनकी राज्य के लिए कोई राजधानी थी। डू नॉट हैव कैपिटल्स। इनके पास इनके राज्य के लिए कोई राजधानी नहीं थी। एंड डू नॉट हैव पैलेसेस। इनके पास बड़े बड़े महल भी नहीं थे। एंड आर्मीज, इनके पास अपनी आर्मी भी नहीं हुआ करती थी। और ना ही इन राजाओं के मरने के बाद, जो ये राजा था इसके मरने के बाद ना ही इसका बेटा उत्तराधिकारी बन पाता था। generally their son did not succeed। इनका जो बेटा हुआ करता था, जो ये राजा का जो बेटा था, राजा के मरने के बाद वो उत्तराधिकारी नहीं बनता था, वो नहीं बनता था। जैसे हमने देखा है कई जो टीवी प्रोग्राम्स आते हैं या कुछ भी आता है इस तरह का, तब वहाँ पर दिखाया जाता है कि जो राजा का बेटा होता है वही उसका उत्तराधिकारी बन जाता है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर उसका बेटा उस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनता था। तो ये थे हमारे ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग दो ग्रुप्स में डिवाइडेड किए गए दो लोग, एक तो थे प्रीस्ट और दूसरे थे राजास। और इसके बाद क्या आते हैं हमारे पास, इसके बाद आते हैं हमारे पास जो वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे या वहाँ पर जो रहने वाले समुदाय थे उनके बारे में। उन्हें भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, टू क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल और कम्युनिटी, जनता और समुदाय। कम्युनिटी को कहते हैं समुदाय। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर हमें दो वर्ड्स जो थे वो मिलते हैं, एक था जन, जो आज हम कई बार इसे
यूज़ भी करते हैं, हिंदी भाषाओं में इसका यूज़ भी आज किया जाता है। तब के टाइम में भी हम इन्हें कहते थे जन या विश, जन या विश। ये जो थे इन्हें विषया भी कहा जाता था, ये जो थे इन्हें विषया भी कहा जाता था। और ये जो थे जन और विषय वर्ड एकदम सिमिलर थे, इनको हम कह सकते हैं ये एकदम सिमिलर थे। और कुछ वर्ड्स जो थे वो यूज़ किए गए हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास पुरुजन, पुरुजन। दूसरा आता है हमारे पास यहाँ पे विषजन, विषजन। इसे और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भरतजन, इसे कहते हैं भरतजन। दूसरा आता है यदुजन, ये था सॉरी पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तीसरा आता है यदुजन, यदुजन। ये आते हैं हमारे 3 जो जन थे। हमने इन कम्युनिटीज़ को, इन पीपल्स को ऐसे हमने डिवाइड कर लिया था। तो इसमें और भी जो थे, इसमें 2 वर्ड्स का यूज़ किया गया था, एक तो आर्यंस और दूसरे क्या थे, दास और दस्यूस। ये जो थे इनके बारे में भी हमें यहाँ पर मिलता है। तो इनके बारे में हम देखते हैं कि क्या थे। तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हमने 2 पीपल्स को हमने पहले डिवाइड किया जो अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, एक तो थे प्रीस्ट और एक तो थे राजास। फिर हमने वहाँ पर रहने वाली जो प्रजा थी उनको डिवाइड किया जो थे जन और विश। फिर उसके बाद ये जो लोग थे यहाँ पर हमने इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इनके 2 समुदाय थे, एक का नाम था आर्यंस और एक थे दास और दस्यूस। यहाँ पर जो पीपल थे एक को कहा गया आर्यंस, एक ने खुद को कहा आर्यंस। ये आर्यंस वो थे जिन्होंने हाइमन्स की रचना की थी। पीपल हु कंपोज्ड हाइमन्स, जिन्होंने इन हाइमन्स की रचना की, उन लोगों ने खुद को आर्यंस कहना शुरू किया था। ये आर्यंस कहाँ से आए थे, ये वो लोग थे जो यहाँ पर हाइमन्स को कंपोज कर रहे थे, उनकी रचना कर रहे थे। उन्होंने खुद को आर्यंस कहना शुरू कर दिया था। और जो दूसरे थे, इनके अपोनेंट जो थे, इनके विरोधी जो थे वो कौन थे, वो दास थे और दस्यूस थे, दस्यूस थे। ये जो थे, ये दास और दस्यूस जो थे वो आर्यंस के विरोधी थे। ये इनके विरोधी थे, ओपोनेंट्स थे, इनके अपोनेंट्स थे। और ये अलग भाषा बोलते थे, ये अलग अलग भाषा में बात करते थे। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये जो थे ये अलग भाषा में बात करते थे। ये अलग भाषाओं में बात करने से ये लोग क्या हो गए, इनके विरोधी हो गए थे। तो यहाँ पर जो था हमें दासी के बारे में भी पता चला, दासी के बारे में भी हमें यहाँ पर पता चला, जो क्या थी, फीमेल स्लेव्स थी। फीमेल स्लेव्स को दासी कहा गया था, फीमेल स्लेव्स को दासी कहा गया था। तो दासी कहा गया है गुलाम के लिए, जो स्लेव वर्ड होता है वो गुलाम के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने फीमेल्स को दासी बोला गया। यहाँ पर फीमेल्स ही नहीं बल्कि मेल्स को भी गुलाम के तौर पर रखा जाता था। जो स्लेव्स थे वो फीमेल्स ही नहीं थी, वो मेल्स भी थे। स्लेव्स यहाँ पर मेन एंड वुमेन दोनों थे, मेन एंड वुमेन दोनों क्या थे, यहाँ पर दास और दासी थे। इनको कहाँ से लेकर आया कर, इनको कहाँ से लेकर आकर आते थे और ये स्लेव्स कैसे बनते थे, इन्हें तो वॉर्स में कैप्चर किया जाता था। जो बैटल्स हमने कहीं भी, ये क्या थी, ये इन्हें वॉर्स में से कैप्चर किया जाता था, वॉर्स में से इन्हें कैप्चर किया जाता था। और इन्हें कैसे ट्रीट किया जाता था, इन्हें ट्रीट किया जाता था खुद की एक
प्रॉपर्टी समझकर इन्हें ट्रीट किया जाता था। जैसे राजा बोलेगा ये लोग वैसे ही काम करेंगे, तो जो राजा बोलता था ये लोग वही काम करते थे, उनके गुलाम थे। तो इसी वजह से इन्हें दास या दासीस कहा गया था। ये एक्ट करते थे, इन्हें ट्रीट किया जाता था खुद की प्रॉपर्टी समझकर, ट्रीटेड एज देयर ओन प्रॉपर्टी, ट्रीटेड एज देयर ओन प्रॉपर्टी। तो इसी वजह से ये जो थे इन्हें दासीस कहा गया था। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड लक।